नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नज़र डालते हुए, मोदी के साथ भूमि पूजन में शामिल होने वाले महंत को हुआ कोरोना। राजस्थान में बीजेपी अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, गहलोत का पल्ला भारी। बेंगलुरु में हिंसा भड़काने का पीएफआई पर आरोप, मुजम्मिल पाशा गिरफ्तार। यूपी में बीजेपी के विधायक को ही जान का खतरा, लामबंदी शुरू। मोदी ने की कई घोषणाएं, मगर टैक्स व्यवस्था ईमानदार बनेगी क्या? खास खबरों पर नज़र डालने के बाद अब वक्त है बड़ी खबरों के विश्लेषण का। लेकिन उसके पहले एक गुजारिश आपसे, और गुजारिश ये है कि अगर आप गोदी मीडिया को मीडिया के रूप में नहीं मानते हैं, यानी सच देने वाला, सही बताने वाला नहीं मानते हैं, तो आपको स्वतंत्र पत्रकारिता के साथ आना चाहिए, उसकी ताकत बनना चाहिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इसमें योगदान करके, आप सदस्यता ग्रहण करके स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए और अपनी मनपसंद की सदस्यता चुन लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का सिलसिला। सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर इसलिए बेहद गंभीर हो जाती है क्योंकि 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिरकत की थी। महंत नृत्य गोपाल दास और मोदी एक ही मंच पर थे और काफ़ी देर तक आसपास भी रहे। ऐसे में दिल्ली तक खलबली मच गई है। हैरानी की बात है कि महंत नृत्य गोपाल दास ने उस समय मास्क भी नहीं लगाया था। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, मुख्यमंत्री योगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत भी इस मंच पर मौजूद थे। ऐसे में कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से मोदी समेत इन सब को भी क्वारंटीन होना पड़ेगा और कोरोना का टेस्ट भी कराना होगा। बुधवार रात को नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और डॉक्टरों को बुलाया गया था। नृत्य गोपाल दास इन दिनों कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन में शामिल होने के लिए हर वर्ष की तरह मथुरा पहुंचे थे। मथुरा से मिली जानकारी के मुताबिक नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया गया। मथुरा में मौजूद डॉक्टरों द्वारा शुरुआती इलाज के बाद उन्हें मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव शिफ्ट किया जा रहा है। महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन लोगों को सतर्क कर दिया गया है जो बीते दिनों उनके संपर्क में आए थे। अयोध्या में 5 अगस्त को भूमि पूजन के सिलसिले में महंत नृत्य गोपाल दास देश की तमाम बड़ी हस्तियों के संपर्क में आए थे। इनमें से कई ने महंत से आशीर्वाद भी लिया था और उनसे व्यक्तिगत भेंट भी की थी। तो शुरू से ही अयोध्या में जिस तरह की तारीख तय की गई थी भूमि पूजन के लिए, उसको लेकर ही सवालिया निशान लगाए जा रहे थे कि क्या ऐसे समय में जब पूरे देश में कोरोना महामारी फैली हुई है, ये भूमि पूजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर भूमि पूजन करना इतना ही आवश्यक है तो क्या ऐसे में एक बड़ा भव्य आयोजन करने की ज़रूरत है या उसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है। लेकिन नहीं, एक बड़ी इवेंट क्रिएट करनी थी, एक बड़ी घटना बनाना था, स्मरणीय बनाना था इस आयोजन को। इसलिए करीब 250 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और उनमें प्रधानमंत्री भी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आरएसएस के प्रमुख और कई नेता भी शामिल थे। और इसके बाद अलावा जो पुरोहित वर्ग था वो तो था ही, नृत्य गोपाल दास भी वहाँ थे। और प्रधानमंत्री ने हालांकि अपनी तरफ से वो लगातार सावधानी बरत रहे थे, बार बार अपने हाथों को साफ कर रहे थे, मास्क लगाया हुआ था। लेकिन जब वो उनके करीब गए थे नृत्य गोपाल दास के पास, तब वो मास्क नहीं लगाए हुए थे महंत साहब, और उन्होंने उनका आशीर्वाद भी लिया था महंत का, प्रधानमंत्री ने, और साथ में वो मंच पर बिल्कुल करीब भी थे। अब ऐसे में जाहिर है कि ये संदेह लाजमी है कि महंत से और लोगों को भी ये संक्रमण फैल सकता है।
अब ये स्पष्ट नहीं है कि महंत को कोरोना का संक्रमण उस घटना के बाद कभी हुआ या उस समय भी वो संक्रमित थे। अगर उस समय संक्रमित थे और ये संदेह भी हो तो भी मैं ये तमाम लोगों को क्वारंटीन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा की दृष्टि से, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें एहतियात बरतना चाहिए और क्वारंटीन करना चाहिए। तो अब देखना ये है कि इसके बाद किस तरह के कदम उठाए जाते हैं। सबसे अव्वल बात तो ये ध्यान में रखी जानी चाहिए थी कि वहाँ महंत नृत्य गोपाल दास को बिना मास्क के बैठने क्यों दिया गया। उन्हें कहा क्यों नहीं बताया गया कि बिना मास्क के आप नहीं इसका आयोजन में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम वीवीआईपी लोग भी शामिल हैं और संक्रमण तो किसी को भी फैल सकता है, कैसे भी फैल सकता है। तो ये उनको छूट देना घातक साबित हो सकती है पूरे देश के लिए। इसलिए ये सावधानी का ना बरतना, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके प्रशासन, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। तो ये पूरी व्यवस्था को लेकर, पूरे सोच को लेकर, पूरे एक संगठन को लेकर और सरकार को लेकर ये सारे कटघरे में हैं कि एक आयोजन गलत समय पर किया गया, गलत ढंग से किया गया और संक्रमण के लिए जो एहतियात बरते जाने चाहिए थे उनमें भी चूक की गई। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। राजस्थान में बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो शुक्रवार यानी कल से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने बताया कि कांग्रेस सरकार अपने अंतर कलह से गिरेगी। पिछले 1 महीने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी पर ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दो फाड़ हो चुकी है और उनकी आपस की अदावत से ही सरकार गिर जाएगी। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने गुरुवार को पार्टी की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। उधर गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि ये सरकार अब जल्द गिरने वाली है, क्योंकि कांग्रेस अपने घर में टाँका लगाकर कपड़ों को जोड़ने की कोशिश कर रही, लेकिन कपड़ा फट चुका है। उधर कांग्रेस अपने मनमुटाव तेजी से दूर करने में लगी। इसी क्रम में आज सचिन पायलट गुट के 2 बड़े चेहरों भंवरलाल शर्मा और विश्वेंद्र सिंह को उनके पद पर बहाल कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस बात की जानकारी कांग्रेस के राज्य प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्विटर पर शेयर की है। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस में शामिल हुए बीएसपी के 6 विधायकों के विलय पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वो हाई कोर्ट की सुनवाई पर रोक नहीं लगाएगा। इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले का इंतज़ार करने को कहा और ये भी कहा कि अगर हाईकोर्ट इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाता है तो हम सुनाएंगे। मतलब अब बीएसपी के 6 विधायक भी सदन में अगर वोटिंग होती है कल तो वो वोट कर पाएंगे। स्पष्ट है कि ये विशेष अधिवेशन बुलाया गया है और चूंकि बीजेपी ने ही खुद पहल कर दी है अविश्वास प्रस्ताव लाने की। हालांकि ये भी संभावना थी कि गहलोत ट्रस्ट वोट लाएंगे, यानी कॉन्फिडेंस वोट प्रस्ताव लाएंगे जिससे अपना बहुमत साबित कर सकें, लेकिन बीजेपी ने ये प्रस्ताव लाकर थोड़ा चौंका दिया है, क्योंकि अभी तक वो इससे इनकार करती रही है। अचानक उसने ये फैसला लिया है और इस फैसले के पीछे माना जा रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर जो विभाजन खड़ा हो गया है वसुंधरा राजे की भूमिका और संगठन में परिवर्तनों की वजह से, तो उसको एकजुट करने के लिए ये कदम उठाना पड़ रहा है, क्योंकि व्हिप जारी होगी तो सारे विधायकों को एकजुट होकर गहलोत सरकार के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। तो ये उसकी अपनी एकता की एक्सरसाइज है और इसमें उससे कम से कम ये उम्मीद नहीं है कि गहलोत सरकार गिरेगी। ख़ासतौर पर जिस तरह से बीएसपी के विधायकों को वोट देने का अधिकार अभी मिला हुआ है, गहलोत सरकार के पक्ष में उनका विलय हुआ था, तो ये बहुत साफ है कि गहलोत सरकार का पलड़ा भारी है, गहलोत का पलड़ा भारी है। और अगर कुछ विधायक मान लीजिए दगाबाजी करेंगे भी तो भी में गहलोत सरकार सुरक्षित है, क्योंकि 30 का नंबर चाहिए जो सचिन पायलट कभी भी इंतज़ाम उसका नहीं कर पाए थे। उनकी संख्या 19 से ऊपर नहीं जा पा रही थी और यही बीजेपी के लिए मुश्किल बात साबित हो रही है। वो पहले भी साबित हुई थी, उसने भी अपने कोशिश की थी कांग्रेस में तोड़फोड़ की, लेकिन कामयाब नहीं हुई थी। तो अब कांग्रेस ज़्यादा एकजुट दिख रही है। हालांकि पायलट और गहलोत के बीच जो टसल है वो ख़त्म हुई है ऐसा नहीं लगता। उनमें आपसी मतभेद भी हैं, मनभेद भी हैं। वो कब तक सुलझेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। इसके बाद अगली खबर का रुख करते हैं। मंगलवार की रात हुई बेंगलुरु
हिंसा को लेकर एक के बाद एक कई तरह के खुलासे हो रहे हैं, बातें सामने आ रही हैं। हिंसा के 30 घंटे बाद सामने आ रहा है कि 4000 लोगों की भीड़ ने कथित तौर पर कट्टरपंथी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के समर्थन से बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन और स्थानीय कांग्रेस विधायक के घर पर लूटपाट और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। एसडीपीआई पर आरोप है कि जिन लोगों ने हिंसा भड़काई उनके पीछे उसका हाथ था। मामले में बेंगलुरु पुलिस ने एक स्थानीय एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी पाशा पहले सागायपुरा वार्ड से बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका का चुनाव भी लड़ चुका है। हालांकि पाशा की गिरफ्तारी को लेकर एसडीपीआई का कहना है कि पुलिस ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाशा को गिरफ्तार किया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का राजनीतिक संगठन है। यह पीएफआई वही संगठन है जिस पर सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुए दंगों के करवाने का भी आरोप लगाया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में 23 फरवरी से 26 फरवरी को बीच हुए दंगों में दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पेश की थी उसमें भी इस बात का जिक्र था कि दंगे में पीएफआई का भी हाथ था। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने उस समय आरोप लगाया था कि एसडीपीआई सीएए विरोधी प्रदर्शन के बहाने लोगों को बांट रही है। देश के कई हिस्सों में खासकर उत्तर प्रदेश में पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े लोग लगातार विवादों में रहे हैं। तो ये बहुत साफ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और एसडीपीआई ये दोनों एक ही हैं और इन दोनों की भूमिका कट्टरपंथी मुस्लिम तबके को बांटने की रही है, उनको एकजुट करके और आंदोलन चलाने की रही। जो आंदोलन बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से चल रहा था, जिसमें ना हिंसा थी, ना उकसावा था, ना उग्रता थी, उसमें पीएफआई पर आरोप लगता रहा है कि उसने उसमें उग्रता आक्रामकता लाने की कोशिश की। दंगों में उसकी भूमिका थी या नहीं ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जांच बहुत ही एक तरफा चल रही है। जिस तरह से वो काम कर रही है उस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उसमें इसकी कोई भागीदारी थी या नहीं, या बेंगलोर की हिंसा में इस संगठन की कोई भूमिका थी या नहीं, क्योंकि इन संगठनों को बीजेपी की सरकारें, बीजेपी की जो प्रशासन है, एजेंसियां हैं, वो टारगेट करती रही हैं। तो ये भी सही बात है, दोनों बातें सही हैं कि पीएफआई एसडीपीआई कट्टरपंथी संगठन है, इस्लामिक संगठन है, वो लोगों को बांटने का काम कर रहा है, ये लगातार सामने आता रहा है। लेकिन ये भी हकीकत है कि इन संगठनों को टारगेट करके हिंदुत्ववादी संगठन और हिंदूवादी सरकारें अपने चुनावी और सियासी रोटियां भी सेकती रही हैं। तो वो अगर ये कट्टरपंथी हैं तो उधर के भी कट्टरपंथी हैं, और ये उधर के कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। ये भी एक सच्चाई हमने देखा। अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा वगैरह के खिलाफ कुछ नहीं हुआ, और ज़्यादातर जो मुस्लिम प्रदर्शनकारी थे सीएए के, उनको फांस कर दंगे से छोड़ दिया गया। तो बहुत ही एक कहना चाहिए कि धुंधला परिदृश्य है। आप सीधे सीधे नहीं कह सकते कि हर चीज़ के लिए यही संगठन दोषी हैं, दूसरे साइड के भी संगठन दोषी हैं। और इस तरह के तमाम कट्टरपंथी संगठनों को, चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, दोनों पर लगाम लगाने के लिए एक निष्पक्ष ढंग से कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज विभाजित ना हो, नफरत ना फैले और टकराव की नौबत ना आए, हिंसा ना फैले। और अब आज की अगली बड़ी खबर लेने के पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते हुए चलें। वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम उनको ध्यान से देखते हैं और उनमें जो हमें लगता है कि कार्यक्रम में सुधार करना है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश में भाजपा और सरकार समर्थक विधायक अपने उत्पीड़न को लेकर खड़े हो गए हैं। सत्ताधारी भाजपा के समर्थक रहे निषाद पार्टी के भदोही विधायक विजय मिश्रा ने वीडियो जारी करके योगी सरकार में अपनी व अपनी परिवार की जान का खतरा बताया है। वहीं कल अलीगढ़ में पुलिस के हाथों भाजपा विधायक राजकुमार सहयोगी की पिटाई के बाद उनके समर्थन में गुरुवार को सुल्तानपुर के लंबुआ से विधायक देवमणि द्विवेदी पहुंच गए हैं। भदोही के विधायक विजय मिश्रा, उनकी विधान परिषद सदस्य पत्नी
बेटे और बहू पर आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। विजय मिश्रा की एमएलसी पत्नी रामलली मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को गुरुवार को एक चिट्ठी भेजकर अपना दर्द भी बयान किया है। उनका कहना है कि पुलिस ने जीना दूभर कर दिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में मोदी लहर के बावजूद भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट पर बाहुबली नेता विजय मिश्रा ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की थी। हालांकि प्रदेश सरकार ने भदोही विधायक के इन आरोपों को गलत बताया है और कहा है कि उन पर दर्ज मुकदमे में न्याय संगत कार्रवाई हो रही है। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वायरल किए गए अपने वीडियो में बेटे और 8 महीने की गर्भवती बहू को जान का खतरा बताया है। बाहुबली विधायक बोले कि मैं 4 बार से विधायक हूं, आगे अगला जिला पंचायत चुनाव है, इस जनपद के लोग न लड़ पाएं, बनारस का कोई बाहुबली आकर चुनाव लड़े, यही सरकार की मंशा है। दरअसल विधायक विजय मिश्र एमएलसी रामलली मिश्र और उनके कारोबारी पुत्र विष्णु मिश्र पर कृष्ण मोहन तिवारी ने एक मुकदमा दर्ज कराया है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के कोलापुर निवासी कृष्ण मोहन तिवारी ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि विधायक विजय मिश्र उनके परिवार के साथ मारपीट करके मकान पर कब्जा कर लिया है। उसके नाम से फर्म चलाई जा रही, साथ ही कई विभागों में रजिस्ट्रेशन कराकर उनके नाम से ठेकेदारी भी हो रही है। पैसे का लेन देन अपने स्वयं के फर्मों के खातों में अपनी पत्नी रामलली और अपने पुत्र विष्णु मिश्र के खाते में जमा की जाती है। पुलिस ने इस मामले में विधायक सहित उनकी पत्नी और बेटे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके अलावा भदोही जिला पुलिस अधीक्षक का कहना है कि विधायक विजय मिश्र ने गुरुवार को एक वीडियो असत्य तथ्यों को आधार बनाकर अपने आपराधिक कृत्यों से ध्यान भटकाने तथा जनता में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से जारी किया है। पुलिस का कहना है कि इन विधायक विजय मिश्रा के ऊपर 73 अभियोग पंजीकृत हैं। उनके सुरक्षार्थ गनर दिया गया है। वीडियो में लगाए गए आरोप असत्य और निराधार हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर जनपद की लंबुआ सीट से विधायक देवमणि दुबे आज कई विधायकों के साथ अलीगढ़ पहुंचे। वहां पुलिस द्वारा पीटे गए पीड़ित इगलास से विधायक राजकुमार सहयोगी से मुलाकात की और जिलाधिकारी से भी मिले। देवमणि दुबे का कहना है कि उन्होंने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से बात की है और उनसे इस घटना को लेकर इस्तीफे की पेशकश भी की है। देवमणि का कहना है कि हम प्रदेश के 403 विधायकों के पिटने का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरे मामले में कई चीज़ें हैं। एक तो विजय मिश्रा बाहुबली हैं, डॉन हैं। प्रश्न उठता है कि सरकार का समर्थन कर रहे हैं। 30 साल से ऐसे 73 जो मुकदमे दर्ज हैं वो केवल 3 साल में तो दर्ज नहीं हुए हैं, लंबे समय से दर्ज हुए हैं। जब उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर ठोक दो की कार्रवाई चल रही है तो विजय मिश्रा को ठोका क्यों नहीं जा रहा है, ये प्रश्न उठता है। अगर वो बाहुबली हैं, अगर वो उनका आपराधिक पृष्ठभूमि है तो क्या कर रही है सरकार, या क्या उनका डर ये है कि अब उनको ठोक दिया जाएगा, इस डर से वो वीडियो बनाकर प्रचारित कर रहे हैं और एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस पर कि उनके साथ कुछ वैसा ना घटे जैसे दूसरे डॉन माफिया के साथ घट रहा है। दूसरी तरफ बहुत सारे विधायक हैं जो सचमुच में अपने खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ख़तरे में महसूस कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश की कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। एक तरह का जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है। जगह जगह क्राइम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, अपराधी मुक्त होकर घूम रहे हैं और उनको पकड़ा भी नहीं जा पा रहा है। तो ऐसे में एक भय विधायकों के अंदर भी है, इसको भी हमें स्वीकार करना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के हालात को बयान करती हैं ये तमाम रिपोर्टें जो अभी हमने आपसे शेयर की। और अब आज की अंतिम रिपोर्ट लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को करदाताओं के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसके तहत 3 सुविधाएं शुरू की गई। पहले मैं बता दूं, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन यानी एक पारदर्शी व्यवस्था टैक्स वसूलने की, और ऑनरिंग द ऑनेस्ट मतलब ईमानदार को सम्मानित करना। इसके तहत 3 सुविधाएं शुरू की गई हैं जो फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर हैं। आप ये देखें कि ये जुमले हैं बहुत तरीके से जो प्रधानमंत्री के
ज़रिए बीच बीच में आते रहते हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर अभी से लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील 25 सितंबर से लागू होगी। फेसलेस का मतलब टैक्स पेयर कौन है और आयकारी अधिकारी कौन है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दोनों को पता नहीं चलना चाहिए एक दूसरे के बारे में। पहले शहर का ही आयकर विभाग छानबीन करता था, लेकिन अब किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं की भी जांच कर सकता है। ये सब भी कंप्यूटर से तय होगा कि कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन करेगा। टैक्स सिस्टम में सुधारों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमने व्यवस्था को तेज, चिंता मुक्त और फेसलेस बनाने के लिए प्रयास शुरू किया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हाई कोर्ट में 1 करोड़ रुपए तक के और सुप्रीम कोर्ट में 2 करोड़ रुपए तक के केस की सीमा तय की गई है। विवाद से विश्वास जैसी योजना से ये कोशिश है कि ज़्यादातर मामले कोर्ट से बाहर ही सुलझा लिए जाएं। अब ये कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने एक और स्कीम लॉन्च कर दी है। टैक्स को सरल बनाने, ट्रांसपेरेंट बनाने और ईमानदार टैक्स दें, इसकी व्यवस्था करने के लिए ये कहा जा रहा है। अब ये कितना होगा, क्योंकि इस तरह की योजनाएं, इस तरह की चीज़ें बार बार कही जाती हैं, लॉन्च की जाती हैं और हम इन जुमलेबाजियों में उलझ कर भूल जाते हैं कि वास्तव में ये कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आने वाले दिनों में हमें समझ में आएगा कि ये व्यवस्था कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी ईमानदार है और जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं वाकई में उनका सम्मान होता है या उनसे धन वसूली उसी तरह से जारी रहती है जैसे अभी तक होती रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं अभी जो इनको लेकर अभी धीरे धीरे खुलेंगे और जैसे जैसे ये व्यवस्था आकार लेगी तब हमें पता चलेगा कि इसमें कितने लूप होल्स हैं जिनका फ़ायदा आयकर के अधिकारी लोगों से रिश्वत वसूलने के लिए करेंगे और ऐसे कितने व्यापारी और करदाता हैं जो अपने को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। आने वाले दिनों में दिखेगा। और अब बुलेटिन के अंत में मैं आपको कोरोना से संबंधित नवीनतम जानकारी दे दूं। भारत में एक दिन में सर्वाधिक 67,000 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 2 करोड़ 6 लाख के पार चला गया है। अमेरिका में संक्रमितों की संख्या 51,57,000 के पार चली गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों को लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।